देखो, सिमिलर ट्रायंगल पहले तो हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या है। ठीक है, थोड़ा शोर कम भाई। सिमिलर ट्रायंगल्स, पहले तो सिमिलर चीजों को समझ लो। जैसे मेरी फोटो खींची, एक बड़ी तस्वीर एक छोटी तस्वीर, दोनों को हम बोलेंगे सिमिलर। क्या बोलेंगे? अगर दोनों एक जैसे हो जाएं तो उसको बोलते हैं कन्ग्रुएंट, एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है? दो चीजें जो एक जैसी हो जाए, वो आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, वो क्या कहलाती हैं? कन्ग्रुएंट। ठीक है, या अब जैसे मैंने तस्वीर की बात करी, आपकी सेम तस्वीर है, एक बड़ी है एक छोटी है, इसको बोला जाता है सिमिलियर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो सिमिलियर का मतलब हो गया कि हर पोर्शन सेम प्रपोर्शन में कम हो गया है। मतलब जैसे बड़ी तस्वीर है, अब छोटी तस्वीर में भी तो वही बंदा लगेगा। अरे हाँ या ना? तो उस छोटी तस्वीर में उसके हाथ उसी प्रपोर्शन से छोटे हो गए होंगे। अरे हाँ या ना? सर भी उसी प्रपोर्शन से छोटा हो गया होगा, है ना? यानी सारे ऑर्गन उसी प्रपोर्शन से छोटे हुए होंगे ना? हाँ या ना? इन दो तस्वीर को हम बोला जाता है सिमिलियर। सिमिलियर, ये आया समझ में? नहीं आया? ऐसी ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल ले लो सेम, मान लिए हमने एक ऐसा टेढ़ा करके ले लिया, मैंने जानबूझ के लिया है, और इसी का एक छोटा फॉर्म ले लो। तस्वीर है ये, सेम तस्वीर है, सेम ट्रायंगल की तस्वीर है, इनको बोला जाता है सिमिलियर। आया समझ में? नहीं आया? अब ये लिटरेचर की भाषा है, लिटरेचर, मगर हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथ की भाषा में हमें कुछ और बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लिटरेचर की भाषा में हमने बोला कि एक बड़ी तस्वीर खींची, उसकी एक छोटी तस्वीर खींच दी, तो ये दोनों सिमिलियर हैं। अगर दोनों सेम होते तो कन्ग्रुएंट हो जाते। आया नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये दोनों सिमिलियर है। अब मैथमेटिक्स की भाषा में हम इसको ऐसे बोलते हैं, ये लिटरेचर की भाषा जो मैंने बोला। अब मैथमेटिक्स की भाषा में इसको कुछ दूसरे तरीके से बोला जाता है। जैसे देखो, जैसे हम पानी है, आम भाषा में पानी बोलते हैं, लिटरेचर की भाषा में, साइंस की भाषा में H2O, है ना? चीज वही है। अब मैथमेटिक्स की भाषा में हम इसको ये बोलते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कुछ चीज लागू होगी, कुछ प्रॉपर्टीज लागू होगी। समझ में आ रहा? अगर एक साइड, एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मानिए ये 20 है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये बनती है यहां पे। समझ में आ रहा है? ये मानिए 10 है, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो 2:1 है। डिवाइड करोगे तो यानी 2:1 आ जाएगा, यानी ये दुगनी है, वो हाफ है इससे। आया समझ में? नहीं आया? एक रफ एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। उसी तरह से मान लिए हमारे पास एक दूसरी आ जाती है, मान लिए इसको हम 16 बोलते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा और बढ़ा दो तो 26 थोड़ा सा लग रहे, तो ये आपका 13 हो जाएगा, आधा। समझ में आया नहीं आया? श्योर? ठीक है। अब ये मान लिया हम इसको बोल देते हैं 30 बोल देते हैं, तो ये 15। एक जनरल दिया है, ये जनरल, क्या आपको समझ में आ जाए? समझ में आ रहा है? हालांकि ट्रायंगल में हमेशा एक नियम ये भी होता है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे डलेगा। तो मैंने एक रफ डाटा लिया है, वो डाटा गलत भी हो सकता है, बट सिमिलर ट्रायंगल समझाने के लिए लिया है मैंने ये। समझ में आ रहा है? ट्रायंगल्स में नियम, भाई ट्रायंगल्स की भी अपने रूल है ना, कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। हालांकि इसमें लागू हो रहा है, दो साइड, कोई भी दो साइड का सम ले लो, तीसरी से लागू हो रहा है, तीसरी से बड़ी हो रही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो एक नियम हमारा ये बना सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए कि भाई जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, समझ में आना चाहिए, उनका रेशियो सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये होता है, जैसे आप, मेरी बड़ी तस्वीर है, फिर एक छोटी तस्वीर है, तो मेरे इस हाथ के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा उस तस्वीर का बायां हाथ ही होगा। आया समझ में? कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हर साइड को आपने उसी हिसाब से छोटा करना है। जैसे मैंने इसकी तस्वीर खींची भाई, तो ये भाई ये वाली साइड ही तो है, ये वाली साइड, तो इसकी ये तस्वीर हमने ऐसे किया है कि ये आधा कर दिया, तो इसका मतलब जो दूसरी साइड है उसको भी आधी करनी है, यानी जो तीसरी साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमें क्या करना है? आधा कर देना है। आया समझ में? नहीं आया? समझ में आया?
यानी सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहता है। आया समझ में नहीं आया? अरे नहीं आया ना बोलो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब होता है कि जो आपने तस्वीर खींची है उसकी तस्वीर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, जैसे ये वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है, ऐसे करके ये रेशियो सेम रहता है। अरे ठीक है, नहीं है? आया दृष्टि, शुभम, श्योर? ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल्स में कुछ और प्रॉपर्टी भी होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसको सीपीसीटी भी बोलते हैं। देखो ये एंगल 20 और 26 के बीच में फंसा हुआ है, और 20 और 26 के कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे 10 और 13 है, तो उनके बीच का एंगल होना चाहिए। यही सीपीसीटी होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हालांकि यहां पे हम सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे, सीपीएसटी भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर एनसीईआरटी अलाउड करती है तो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। अरे ये आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका होता है कि अगर हमने ऐसा लिख दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम इनका कुछ नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ए बी सी, और यहां पे कर देते हैं डी ई एफ। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो, देखो अगर आप ऐसे लिख रहे हो ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर का ये निशान होता है, ठीक है। तो ए बी सी लिख दिया ना हमने वहां पे, तो यहां पे भी उसी हिसाब से लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये 9th में भी इंपॉर्टेंट था। वहां पे देखो ट्रायंगल को हम कैसे भी लिख सकते हैं भाई, ई डी एफ भी लिख सकते हैं, एफ ई डी भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं हम, मगर जब हमने सिमिलर कर दिया तो फिर हमें उसे तरीके से लिखना है। ऐसा तरीका होना चाहिए कि ए बी सी के करस्पॉन्डिंग ही लिखना है। जैसे एंगल ए के बराबर कौन सा डी है, ट्रायंगल का निशान होता है डी, और अगला कौन सा है, बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ई, और सी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एफ। अरे गॉट माई पॉइंट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इस तस्वीर को घुमा दें आपको, ये तो अभी बड़ा सिंपल दिख रहा है आपको ना, हो सकता है वो इसको ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, इधर एफ लिख दे, इधर डी लिख दे, इधर ई लिख दे। देखो अब हमें पहचानना पड़ता है एंगल कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। यहां पे आप एफ को बी के करस्पॉन्डिंग नहीं बोलोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये देखना पड़ता है, ये लिखना जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको फिर डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं होती। अगर मेरे को ये किसी ने सही ढंग से लिख के दिया हुआ है तो मैं इसी को देख के बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं कि ए बी साइड डीई के बराबर है, यानी ए बी और डीई का रेशियो सेम है। मैं ये बता सकता हूं बी सी और ई एफ का रेशियो सेम है। मैं ये बता सकता हूं ए सी और डी एफ का रेशियो सेम है। अरे आया समझ में नहीं आया? इट इज सो इंपॉर्टेंट टू राइट दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है? आया कुछ समझ में नहीं आया या कोई दिक्कत है? श्योर? ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिमिलर ट्रायंगल्स की एक बेसिक थ्योरी। अब सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं। एक नियम तो वही है जो 9th के कॉन्ग्रुएंट के लग रहे थे। क्या लग रहे थे? वो ये लग रहे थे, देखना,
साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और साइड साइड साइड, और एंगल साइड एंगल, और आरएचएस, और भाई इतने ही लग रहे थे। एक नहीं होता है साइड साइड एंगल, नहीं होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहां पे आपको एडिशनल क्या करना है, जो एंगल 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 बच्चे कह रहे हैं वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है भाई, क्योंकि तीनों का सम 180 है। तो अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल बराबर हो जाता है, तो उसको एंगल 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 लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल एंगल एंगल से हो जाता है। इसकी जगह हम एंगल एंगल डाल सकते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, ये भी एंगल एंगल से हो जाएगा क्योंकि दो एंगल हो गए यहाँ पे, है ना, ये भी एंगल एंगल में ही कवर हो जाएगा। आरएचएस भी आपका सिमिलर ट्रायंगल में आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ये लागू करने आते होंगे? नहीं आते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अगर ये लागू करने नहीं आते तो ये तो समझाना पड़ेगा। देखो, क्योंकि बिना इसके समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है, आराम से देखो। पहले वाले को समझा रहा हूं, साइड एंगल साइड को ध्यान से देखना, क्या मतलब है इसका। अगर दो ट्रायंगल में ये वाली चीज लागू हो रही है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये होता है, जैसे हमें ये दे रखा है कि इस साइड का और इसका रेशियो तो सेम है, एक साइड हमें दी हुई है, ठीक है। दो साइडों के बीच में एक एंगल फंसा हुआ है, यानी एक साइड और दे रखी है 26 और 13, ये भी दे रखी है, 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 वो नहीं दे रखी है। और एक एंगल दे रखा है कि ये एंगल बीच का इक्वल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये हमें दिया हुआ है, तो फिर हम बोलेंगे, अगर इतना दिया हुआ है हमें, तो हम बोलेंगे कि साइड एंगल साइड लागू हो गई है। और ये लागू होते हैं, बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल आप सिमिलर हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आया नहीं आया सर? में नहीं आया ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो स्टडी वाला पार्ट होता है ना, वो बेसिक सही होता है। अगर आपको बेसिक समझ में आ जाए ना, फिर कुछ नहीं लगता है ना। बेसिक बेसिक में मत घबराना, बेसिक गया तो सब गायब, है ना भाई। बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखो 11th 12th में बच्चे कितना परेशान रहते हैं, कितने सो मैनी कोचिंग दे हैव चेंज्ड। व्हाई? कोचिंग पे तो क्वेश्चन है ही है, बच्चों पे भी क्वेश्चन है ना। अच्छा, अब ये बताओ, ये साइड एंगल साइड आया नहीं आया सर में पहले? कोई दिक्कत है? श्योर। अब इसी तरह से काव्य ना आया तो बता दियो, उसमें कोई वो नहीं है, ये सब एडिट हो जाती है, कोई वो नहीं है। एंगल 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 एंगल, वो कह रहा कोई दो एंगल इक्वल हो गए, मान लिया ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो कह रहा ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एंगल एंगल थ्योरम से। आ गया समझ में? नहीं आया? बोलो। शुभम नहीं आया? कि अगर खाली एंगल एंगल भी हो गए हैं, एंगल एंगल भी हो गए हैं, एंगल एंगल का मतलब समझ जाना, इसका एक एंगल उसके एक एंगल के इक्वल, इसका एक एंगल उसके अगले एंगल के इक्वल। अरे ठीक है, और ये लिखने की तरीका आना चाहिए आपको। इसका मतलब यहां पे होता है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट लिखना। मैं इसको जरा चेंज कर देता हूं, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा, कोई नहीं, 2 दिन में थ्योरी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देता हूं।
ये दे रखा हमें, ठीक है। अब हमें बाई चांस ये दे रखा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इतना दिया हुआ है। अब एंगल एंगल से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलियर। सिमिलियर एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलियर हो गए। मगर अब लिखना आना चाहिए भाई तुम्हें। एक को तो आप रैंडम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख लिया ट्रायंगल ए बी सी। अब ये सिमिलर है किसके, अब यहां पे ये थोड़ा सा तरीका आना चाहिए, इसको कैसे लिखना है। देखो एंगल ए किसके बराबर है हमारे पास, एफ के बराबर है, तो पहले हम लिखेंगे एफ। समझ में आया नहीं आया? फिर एंगल बी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, तो यहां डी लिखोगे। तीसरा अपने आप ही आ जाएगा, वो ई लिख दोगे। अरे हाँ या ना, आया समझ में? इसी को बोलते हैं हमने तमीज से लिख लिया, तरीके से लिख लिया। अब इसको देख के हम अपने आप बता सकते हैं कि ए बी अपॉन एफ डी का रेशियो, क्योंकि सिमिलर में रेशियो सेम होते हैं, हम इसको देख के ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन एफ डी का रेशियो ए सी अपॉन एफ ई के बराबर है और बी सी अपॉन डी ई के बराबर है। हाँ क्या कह रही है? देखो वो हमारे पास थ्योरम है कि अगर एंगल एंगल आ जाता है उसका भी प्रूफ है। मतलब समझा नहीं मैं क्वेश्चन क्या है। एंगल एंगल से देखो वो क्राइटेरिया है हमारे पास, उनके भी प्रूफ हैं। अभी मेरे ख्याल से उस लेवल पे नहीं आए हो आप लोग, या आरुष इन लोगों ने कर रखे हो। आ रही बात समझ में? एंगल एंगल आप ये मान लो जो मैंने लिखा है कि अगर उनमें से कोई भी एक प्रूफ हो गया तो वो सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो गया, जिसमें से एंगल एंगल भी है। आया समझ में? वो क्वेश्चन तेरा वैलिड है बट उस लेवल पे आने भी तो चाहिए आपको, है ना? तुम्हें ये डेफिनेशन ही समझ में नहीं आ रही है तो मतलब साइकिल चलाने नहीं आ रही, हवाई जहाज कहां से बताऊं अभी, है ना? बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ। हो जाएगी फिर दोबारा आ जाएगी ये सवाल तो भाई। सिमिलर ट्रायंगल आज का थोड़ा कराया मैंने, ये कई महीने हो गए इसको कराए हुए। ये आया समझ में नहीं आया पहले कि एंगल एंगल एनालॉजी अगर हमारा प्रूफ हो गया, एंगल एंगल मतलब अगर हमारा प्रूफ हो गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, तो हम बोलेंगे भाई वो ट्रायंगल सिमिलर है। कोई दिक्कत? पक्का? कुछ आ रहा है भेजे में आना चाहिए कुछ, है ना? रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही हमारे पास एक और देख लो फिर आपको तो ये समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक और है, जैसे मानिए हम बोले साइड एंगल साइड, बता दिया ये भी, साइड एंगल साइड बता दिया ना, इसको भी छोड़ो। अब आएगा मेरे ख्याल से समझ में आरएचएस। आरएचएस के लिए क्या होना चाहिए आपका, दो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। जैसे एक ये ट्रायंगल है तो एक इसका छोटा ट्रायंगल हो गया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है आरएचएस। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज और साइड, एक की हाइपोटेन्यूज दूसरे के हाइपोटेन्यूज का रेशियो बराबर है, एक साइड दूसरी साइड की रेशियो के बराबर है, और एक एंगल आपका 90 है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इसका क्वेश्चन भी दे रखा तुम्हें, ठीक है? इसको देख लो, अगर इसका प्रूफ चाहते हो तो। बकरे की तरह जमाई मार रहा नालायक, कितना बड़ा मुंह खोल रहा है हैं? नहीं गलत थोड़ा ना बोल रहा हूं,
यहाँ समझा रहा हूँ और वो वहीं वहीं लगा हुआ है, और दिसंबर में भी लगा हुआ है। सीखेगा कब भाई? देखो हाइपोटेन्यूज, मान लीजिए ये हाइपोटेन्यूज ए है, तो ये आपके पास ए के मान लो, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या है, के है मान लीजिए। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? ऐसा मैं दिया है, एक साइड दी हुई है, अगर ये बी है तो ये बी के है। आया समझ में? ठीक है। अब या तो ये प्रूव कर दो भाई कि ये वाली साइड और इसका रेशियो भी सेम है, तो फिर साइड 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 से ट्रायंगल दोनों, हाँ साइड 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 से ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? देखो इतना तो आया सर में, ये तो सिनेरियो है आरएचएस वाला। हमें उसमें ये प्रूव करना है कि आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन से क्राइटेरिया का यूज कर रहे हैं? हम साइड 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 का यूज कर रहे हैं। क्या? हाँ, और अरे सर उसे कहीं ट्यूशन चेंज कर दिए, अब भाई अब उसका कोई मीनिंग तो है नहीं। अगर मान लिया अगले साल हम 12th स्टार्ट भी करते हैं तो उसकी 11 तो वैसे ही कमजोर होगी। 11 समझ में नहीं आई तो फिर 12th तो वैसे ही नीचे चली गई है, क्योंकि 11th के ही कंसेप्ट 12th में लगते हैं। हाँ है ना, बेवकूफ होते हैं जो ये कभी भी, कई बंदे ऐसे बोल देते हैं हमें कि हमें 12th समझ में आ गई बट 11th समझ में नहीं। अबे कैसे समझ में आ गई तुम्हें? 11th के सारे कंसेप्ट तो 12th में लग रहे थे, ये तो ये कैसे संभव हो गया? हाँ ये देखो, अब पाइथागोरस हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस अप्लाई करके इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये वाली साइड की, करके दिखाऊं या आता है? एक बड़ी देर में बोली, इसका मतलब नहीं आता है। ये एच है, ठीक है, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर में कोई नहीं, मैं हाँ बेस का स्क्वायर करके बताइए कितना हो रहा है? बी स्क्वायर। बेस का स्क्वायर करके बताइए कितना हो रहा है? बी के तो मैंने बोला था ना पहले, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, ये तो बड़ी है। हाँ बेस का स्क्वायर बताइए इस केस में। बेस का स्क्वायर, उन्होंने इतना तो बोला, इसका स्क्वायर उसको मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर बढ़िया व्यूज, हाँ नलायक, हाँ बी स्क्वायर के कृष्णा बी के का, अब उसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू, हाँ तो उसको सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर दूंगा हर चीज का, आप तरीके से बात करो मेरे से। तूने कहा बी के का होल स्क्वायर, मैंने कहा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, और उसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर तो वही पहली वाली स्टेटमेंट बोल दी तूने, बी के इंटू बी के को हम किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ और कुछ नहीं लिख सकते। अबे उसकी झंड कर रहा है, खुद की भी बेइज्जती हो रही है थोड़ा बहुत। वो तो और कौन रह गया? वो नहीं नमन, बीके का वो सॉरी बेस का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या होगा?
ठीक है, एक्सीलेंट। अब देखो देखो बहुतों को नहीं आता था, एक तो ही नहीं थी। जब हम बेस का स्क्वायर बोलते हैं, ये के साथ ठीक तो बोली कि ये पूरा स्क्वायर करेंगे, बट उससे आगे वो घबरा गया। बी के का स्क्वायर का मतलब यही होता है जो उसने बोला, बी के इंटू बी के। फिर मैंने कहा इसको सॉल्व करेंगे, फिर क्या होगा, फिर घबरा गया। फिर उसने बोला नहीं नहीं, बी के का होल स्क्वायर हो गया। नहीं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बी स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं। बी 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो बी स्क्वायर के स्क्वायर। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। ये कि एक आधा गधे ये भी बोल रहे थे बी स्क्वायर के खाली, अबे के भी तो 2 बार होगा मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है? अरे ठीक है, एच स्क्वायर हमें निकालना है और इधर सेम ए स्क्वायर के स्क्वायर से हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना यार, कम ऑन। देखो अब टाइम हमारे पास लिमिटेड है, बार बार इतना टाइम नहीं मिलेगा, आप समझो। और 10th क्लास है, ये माथे पे लेके जाते हैं मार्क्स, जिंदगी भर आप इसको वोमिट ही नहीं करोगे। ठीक है, ये हटते नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी के पार्ट रहते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू लेते हैं। अब देखो इधर देखो, ये एच स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर तो उधर चला गया, और इधर बी स्क्वायर के स्क्वायर, इसको उठा के उधर लेके सॉल्व किया हमने। जब हमने एच की वैल्यू निकाली तो अंडर रूट में आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये के स्क्वायर 2 बार है तो ये के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये एच की वैल्यू हो जाएगी के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ रहा सर में नहीं आ रहा? आया? और जो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे सेम पाइथागोरस लगेगी, यहाँ पे कुछ पंगे हैं ही नहीं ज्यादा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। आया सर में? तो आप देखोगे इस साइड और इस साइड का रेशियो भी के ही है। आया सन में? यानी तीनों साइडों का रेशियो सेम है तो इसका मतलब सिमिलर हो गया। आया सन में? तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, खाली आप RHS लिख दो, खाली आप RHS लिख लो तो उससे आपका वो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? श्योर? मिटा दूं? BC हाँ, अगर देखो BC DF के इक्वल होता तो फिर वो उसकी परिभाषा हम अलग लिखते। फिर आरिवासन में फिर दूसरा क्राइटेरिया लग जाता, क्योंकि इस केस में तो हाइपोटेन्यूज है भाई, उस केस में देखना पड़ेगा उसको क्या है वो। हाँ है ना? जरूरी नहीं है कि RHS लगे, मगर यह कि राइट एंगल ट्रायंगल में जनरली RHS लग जाता है। आया? अच्छा, एक है BPT थ्योरम। इस BPT थ्योरम को कल ही कराऊंगा, बट उसका मीनिंग बता देता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कल इसकी वीडियो भी बना देंगे भाई। ये क्या कह रहा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर इधर की साइड ये 2:3 में काट रहा है, इधर की साइड ये 2:3 में काट रहा है, ठीक है, और ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन कभी नहीं मिलेंगी आपस में, पैरेलल है, तो कह रहा है उधर की साइड भी 2:3 में ही काटेगा। आया समझ में? या आप ऐसा बोलो, इसका रिवर्स भी होता है कि अगर इधर का रेशियो उधर की रेशियो के बराबर है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। आया समझ में? देखो फिर कह रहा हूं, जैसे इधर की साइड कुछ भी हो सकता है, रेशियो की बात कर रहे हैं, वैल्यू नहीं है ये। क्या वैल्यू नहीं है ये? जैसे मान लिया हम ऐसे बोल रहे हैं ये 2 है, ये 6 है, तो रेशियो आ गया 1:3। और इधर की साइड अगर हम ले लें 4 ले लें और 12 है ना, 12, ये देखो इसका रेशियो क्या है 1:3, और इसका रेशियो क्या है 1:3। वो कह रहा है कि अगर रेशियो सेम है तो फिर ये लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। नहीं आया समझ में? ये सबसे कठिन थ्योरम में शुमार है 10th क्लास की, BPT थ्योरम बोलते हैं हम इसको। नालायक कठिन वही होता जो समझ में नहीं आता।
तो समझ में आ गया तब ना। कठिन होता क्या है? कठिन की डेफिनेशन है भाई ये, जब चीजें समझ में आ जाती है तो वही चीज सबसे आसान लगने लग जाती है। फिर आप देखो, अरे सुन ले एक मिनट, बोलो, सबने पीएचडी कर ली अब बदतमीजी में। मैं तो कई बार ऐसा सोच रहा हूं कि जब, नहीं बीपीटी की बात नहीं है, क्या कह रही है, सफेदी में कौन सा कलर डालना है? कोई भी डाल दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा इधर देखो, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अरे शांत हो जा, समझ नहीं आ रहा कुछ, तो आंख बंद कर ले तब तक। अगर इधर का रेशियो दे रखा है मैं, और ये पैरेलल दे रखा है, ये क्या है, ये इसके पैरेलल है, तो फिर उधर का भी रेशियो सेम ही निकलेगा। इन्हीं में से एक को कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं, एक को बीपीटी बोलते हैं। भाई इतना ही करवा रहा हूं, मतलब अलग अलग हैं, बोलने का तरीका अलग अलग है, मगर रिजल्ट तो एक ही है। भाई वो कह रहा है कि ये रेशियो इधर जो भी है और उधर की साइड वो पैरेलल, ये पैरेलल चलेगी तो उधर की साइड भी रेशियो सेम ही रहेगा। या वो बोलेगा इधर रेशियो सेम है उधर रेशियो सेम है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, नहीं ऐसा में। तो बीपीटी थ्योरम को कल प्रूव करेंगे, ठीक है, हो गया।